नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 21 जून 2024 यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस दिवस के संदर्भ में इससे पहले कि चर्चा शुरू की जाए, सभी दर्शकों को, देशवासियों को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। जून 2015 से शुरू अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार 10वां योग महोत्सव है। योग क्या है, योग की खूबियाँ क्या हैं, योग किस तरह से सेहत और दृष्टिकोण या जो नज़रिए में एक पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक बदलाव लाता है। योग उम्मीद, उत्साह और उमंग से कैसे सरोबार है, योगी की क्या खूबी है, इन सब बातों पर आज बात नहीं होगी। दरअसल इन बातों को इसलिए कि योग दिवस, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मना है, तो योग को लेकर जागरूकता का स्तर यकीनन ज़मीनी स्तर पर बहुत बड़ा है। और योग कोई नई विधा भी नहीं है। आज हम योग के एक नए स्वरूप इसलिए कि उसकी चर्चा खासी कम होती है, लेकिन उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। नाद योग पर चर्चा करेंगे और ये किस तरह से शरीर को, मन को मजबूती देते हुए एक स्पिरिचुअल एंगल यानी कि जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो जुड़ाव कैसे करता है, कैसे यह इंसान की सांसारिक और आध्यात्मिकता के बीच एक संतुलन बनाता है, इस दृष्टि से नाद योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी खूबियों को क्यों ये ज़रूरी है, ये बताने के लिए हमारे साथ योग एक्सपर्ट, जो योग के विशेषज्ञ हैं, योग गुरु हैं, डॉक्टर नवदीप जोशी हैं। और नवदीप जोशी जी चूँकि करीब 25 साल से योग की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है, कि इस समय वो दिल्ली के श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में योग के शिक्षक हैं। योग सिखाते हैं, योग बताते हैं। अ, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नाद योग के गुरु की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया है। उनकी नाद योग की खोज, नाद योग की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने की जो उनकी कोशिश है, इससे बढ़कर इस बार जो 2024 का जो योग दिवस 21 जून को आयोजित हो रहा है, उसकी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, जो सर्वोच्च संस्था है, जो अंतर मंत्रालय समिति है, उसके महत्वपूर्ण सदस्य हैं। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च योग एंड नेचुरोथेरेपी से वो जुड़े हुए हैं। आयुष मंत्रालय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके मेंबर हैं। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के गवर्निंग बॉडी के भी मेंबर हैं। साथ में भारत सरकार के जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसके जो पैरा योगासन खेल संवर्धन समिति, उसके निदेशक हैं। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के जो हरियाणा में है, उसके प्राकृतिक चिकित्सा और योग के वो विशेषज्ञ सदस्य हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो शासी निकाय। तो जानना चाहें डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। आप के व्यस्त समय में आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम नाद योग पर चर्चा करें, तो उससे पहले एक बेसिक सवाल कि योग क्यों जरूरी है, कौन योग कर सकता है और किन हालातों में योग से बचना चाहिए, योग को दिनचर्या का हिस्सा हम कैसे बनाएं, इसके बारे में आप पहले बताइए। नमस्कार देवभूमि के सभी दर्शकों को। और मेरे साथ चंद्रशेखर जोशी जी हैं, जो जाने माने पत्रकार हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो इस बार का जो थीम है वह है योग स्वयं और समाज के लिए। जो वसुधैव कुटुंबकम था वो पिछले बार का था। और जैसा कि ये इस बार का जो थीम है, विषय है कि पहले हम और फिर समाज। तो इसमें लोगों को ये लग सकता है कि अगर हम हैं तो ठीक है, ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई। लेकिन योग जब जोड़ने की बात करता है, तो वो कहता है कि भई आपको अपने आप से जुड़ना है। तो अपने आप से कैसे जुड़ना है? तो हमारे अनेक संभावना है जुड़ने की। तो हम योग की जो साइंस है, उसमें हमारा जो शरीर है वो 5 कोषों से बना हुआ है। तो सबसे पहले जो दिखने वाला शरीर है, इसको हम अन्नमय कोष कहते हैं, जो हमारे खाने-पीने के सारा प्रोसित होता है और दिखाई देता है। दिखाई देने वाला जो शरीर है, इसको अन्नमय कोष कहते हैं। उसके अंदर प्राणमय कोष है। प्राणमय कोष से जो जीवनी शक्ति है या प्राणवायु है, वह हमारे शरीर में है। उसके अंदर मनोमय कोष है, जिसको हम मन बोलते हैं। उसके अंदर विज्ञानमय कोष है।
और विज्ञानमय कोश के अंदर जो है वो आनंदमय कोश है। तो हमारी यात्रा जो नर से नारायण की ओर बोलते हैं, आत्मा से परमात्मा की ओर बोलते हैं, वो एक साइंस है। वो कोई ऐसा केवल लिखा हुआ वेदों में, शास्त्रों में, योग शास्त्रों में लिखा हुआ महत्व नहीं है। वो एक सीधा सीधा प्रयोगात्मक तरीका है। जब समाज में, जैसे हम स्वयं के लिए कहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने को कैसे व्यवस्थित करना है। और जब हम व्यवस्थित होते हैं, जब हमें आनंद आने लगता है, जब हम समाज के साथ जुड़ते हैं, अपने परिवार के साथ जुड़ते हैं, देश के साथ जुड़ते हैं, तो वो जो खुशी है, उससे ही हम समाज की ओर के जुड़ पाते हैं। तो इसको हम यम नियम बोलते हैं। हमारे जो योग में, शास्त्रों में, अष्टांग योग में कहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो पहले जो तत्व है, अभी हमने आसन को पहचाना, धीरे धीरे उसमें आप अगर अभी कुछ योग गुरुओं की यात्राओं को देखें, तो महर्षि योगी ने मेडिटेशन को थोड़ा सा आगे किया था। इसके बाद फिर जैसे हम देखते हैं कि रविशंकर जी ने प्राणायाम सुदर्शन क्रिया को आगे किया। और अभी जो स्वामी रामदेव जी हैं, उन्होंने जो षटकर्म किया है उसको कपालभाति बोलते हैं, कपालभाति और आसनों को आगे किया है। लेकिन इसके साथ में भी आयंगर जी थे, जो बहुत बड़े योगी आयंगर जी थे, उन्होंने आसनों को कैसे करना है, हर कोई जना आसन कर सकता है, बुढ़ापे में भी व्यक्ति आसन कर सकता है, उस तरह के अनेक प्रोप्स को बनाकर लोगों के लिए एक विज्ञान देते। लोग पूरे शरीर में अपने अलग अलग, जैसे मैंने 5 कोषों की बात करी, तो बीमारी कहाँ पे है? क्या आपके शरीर में है? क्या आपके प्राणमय कोष आपका कमजोर है, प्राण की कमी है, जीवनी शक्ति की कमी है, या बीमारी आपके मन में है? या मन से ऊपर जो विज्ञानमय कोष है, वैसे विज्ञानमय कोष एक तरह से सिद्धि है। विज्ञानमय कोष जो है, जब आप किसी क्षेत्र में ऐसे आयाम में पहुंच जाते हैं, जब आप स्वयं कुछ करते हैं, वो स्वयं होता है। ये शरीर की एक अद्भुत क्षमता है कि जैसे हम पत्रकारिता की बात भी करें, तो शुरुआत में हम एक एक चीज को ढूंढते हैं, लेकिन आज हमारे पास वो स्वयं घटता है। तो लोग पूछते हैं, ये आपने लिखा, इतना अच्छा कहाँ से लिखा? तो वो विज्ञानमय कोष से लिखा है। कोई एक खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो कहाँ से लिखा है? उसकी रिसर्च है, विज्ञानमय कोष यानी कि रिसर्च। उसका लगातार उस क्षेत्र में काम करते जाना। तो सबसे पहले आप अपने उस शरीर को, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कितना स्वस्थ रख सकते हैं। जब स्वस्थ रख पाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और इसलिए यम जो है, उसको हम बोलते हैं सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। यानी कि जो आप, जब हम इस सत्य अहिंसा को करते हैं, तो समाज के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि जो WHO की जो परिभाषा है, उसमें ये कहा गया है, व्यक्ति शारीरिक रूप से ही स्वस्थ को स्वस्थ नहीं माना जा सकता, उसको शरीर से, मन से, समाज के रूप में और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये नहीं कि खाली उसकी बॉडी सुंदर दिख रही है तो उसको स्वस्थ नहीं माना जा सकता। तो यही आज का जो थीम है कि जब हम सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह को करते हैं, तो समाज के साथ हमारा जुड़ाव बहुत अच्छा हो जाता है। सत्य किससे बोलेगा व्यक्ति? दूसरे से बोलेगा। ऐसे ही जब हम नियम करते हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, तो हम अपने आप को प्रबल करते हैं, अपने आप को पक्का करते हैं। एक योगी हिमालय में रह के भी बिना कपड़ों के दिखाई देता है, और एक भोगी बेचारा एसी में रह के भी उसको गर्मी लगती है। तो यह जो यात्रा है, हम तो उत्तराखंड से आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड जो देवभूमि है, ऐसे नहीं, यहाँ पे आज भी उन सभी आत्माओं की जो एक आभा मंडल है, वो अभी आज तक है। और हिमालयों में अभी भी बहुत सारे योगी बैठे हुए। तो हमें समझना पड़ेगा कि यह केवल योगियों का काम नहीं है। इसमें अगर हम बात करें, एक से एक जो साइंटिस्ट बने, वो भी विज्ञानमय कोष में पहुंचे तभी बने। वो उन्होंने योग किया। योग का मतलब धारणा ध्यान भी है, कितना फोकस कर पाते हैं, कितना आप सामाजिक सांसारिक चीजों में फंसे हैं या अपने कामों में काम में। तो यह सब जो एक यात्रा है, वह योग यात्रा है। डॉक्टर साहब, जो नाद योग क्या है, मतलब इसकी खूबियाँ क्या हैं,
और ये विधा अभी आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? इसको कैसे, मतलब इसकी खूबियां बताते हुए इसको कैसे विस्तार दिया जा सकता है? तो नाद योग जो मेरे पीएचडी का जी जी। एक टॉपिक रहा, लेकिन बचपन में जैसे आप जानते हैं कि हम जिस गांव से टनकपुर से हैं, तो बचपन में हमारे दादाजी क्योंकि सूबेदार थे और पिताजी भी डॉक्टर, दोनों जने सुबह 4 बजे उठा देते थे। और उसमें भी दादाजी हमारे जो बूबू हम बोलते हैं, उस उनकी एक दिनचर्या थी, 4 बजे उठाना शुरू कर देते। अब उठ के करें क्या, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो हम खेतों की तरफ निकल जाते थे, बगीचे की तरफ। तो बगीचे में जाने के बाद में अपने आप ही मन शांत होता, फिर वहां से आने के बाद हमें कुछ पढ़ने में मन लग जाता। तो ये मैंने बाद में सोचा, उस समय तो नहीं सोचा, क्योंकि उस समय तो बालक, जो चिड़ियों की आवाज हो रही है धीरे धीरे, और वो जो वायु की आवाज है, वो जो शांतपन है, वही नाद। तो हम सब लोग भी जब अशांत हो जाते हैं प्रकृति की गोद में जाके, जो वहां पे जो प्राकृतिक आवाजें हैं उसमें हम जाते हैं, तो व्यक्ति शांत होने लगता है, उसको आनंद आने लगता है, अगर वो उसमें खो पाता है तो। बहुत सारे लोग वहीं रहते हैं, कहते हैं हमें कहाँ से नाद प्राप्त हुआ, तो एक स्थिति में तो जाना पड़ेगा। तो वो प्राकृतिक नाद है, लेकिन वैसे अगर नाद को हम देखें तो उसकी दो वो है, एक आहत और एक अनहद। आहत वो है जो टक्करों से प्राप्त हो रहा है हमें, और अनहद जो है वो अपने आप हो रहा है, जिसको हम ओमकार नाद कहते हैं, जिसको हम एक नाम ओमकार सतनाम बोलते हैं। ऐसे ही अनेक धर्मों में, चाहे वो बाइबल भी है, चाहे वो कुरान है, कुरान में कुन जा करके उसको बोला गया कि कुछ हो जाए, ऐसा ईश्वर ने बोला। ऐसे ही जब हम बाइबल की बात करते तो वहां पे भी था कि एक आवाज हुई, उस आवाज से धीरे धीरे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ऐसे करके उसमें भी बताया कि तो जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो बहुत महत्व, और उस ध्वनि को हम कंपन बोलते हैं। तो ये पूरा संसार वैज्ञानिक की दृष्टि से भी कंपनों से बना हुआ है। हर कोई जीवित अजीवित जो व्यक्ति आपको दिख रही है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ वाइब्रेशन। और उस वाइब्रेशन में, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसलिए अलग अलग दिखाई देती है। एक जैसा होने के बाद भी सबकी सोच अलग अलग है, क्योंकि वहां पे रिदम अलग अलग, वो वाइब्रेशन के अलग होने से ऐसा होता है। और लेकिन जब मैंने इसमें 3-4 खोज करी कि अब हम ऐसा है तो फिर क्या करें, तो मुरली की तान सुनते हैं तो आपको आनंद आता है। यानी कि कब, जब वह कोई बजाने वाला अच्छा हो, ढोलक बजाने वाला, हम खाली कुछ ना हो, हमारे वहाँ कीर्तन होता है, ढोलक बजाते हैं, तो ढोलक बजाने से ही व्यक्ति को आनंद आने लगता है भजन में। कब कौन बजाए, जब उसको बजाने वाला सही है। सेम स्थिति हमारे मन की, शरीर की एक दूसरे के साथ की है, कि जब तक लय नहीं होगा, जब तक रिदम नहीं होगी, तब तक वह नाद हमें सुना ही नहीं देगा। तो ये सब बात तो हम सांसारिक रूप से है, लेकिन फिर भी शांत होने का माध्यम। तो इसमें कुछ लोग म्यूजिक भी बोलते हैं, लेकिन म्यूजिक भी एक छोटा पार्ट है, संगीत उसका एक छोटा पार्ट है नाद का, लेकिन है। और चाहे आप संगीत बोलिए, चाहे कोई सत्संग करने वाला व्यक्ति, वो तो नहीं बोल रहा है, वो तो नहीं भजन कर रहा है, लेकिन जब वो बोल रहा है, उसके आवाज, जो आवाज आ रही है, उसकी जो आभा मंडल है, तो शब्द ब्रह्म, उसको हमने शब्द ब्रह्म बोला है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कुछ भी बोलेंगे तो हो जाएगा, लेकिन नाद ये मानता है कि ब्रह्मांड में सारी चीजें आपकी जा रही हैं, और जो आप बोलोगे वैसा फिर आपके साथ होने वाला। तो जैसे आपने कहा ये विधा प्रचलित तो नहीं है, तो विधा प्रचलित इसलिए नहीं है कि अभी योग में धीरे 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 अनुसंधान चल रही है, और नाद का अनुसंधान जो है अभी कम हुआ है। लेकिन जो हुआ है, मैं हम हमने और कई लोगों ने कुछ कुछ किया है। बहुत जल्दी जो है मेरी एक पुस्तक भी, नाद योग विज्ञान भी सामने आ रही है, और बहुत लोग, जो योग वाले लोग हैं, वो तो जानते हैं इसको, लेकिन इसका व्यवहारिक क्या रूप है, 2 मिनट। वह लोगों को समझने की। और वह व्यवहारिक रूप जिस दिन समझ में आएगा, तो सारी चिकित्सा अलग हो जाएगी। केवल आप दूसरों के लिए अच्छा बोलिए, अपने लिए अच्छा बोलिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, और फिर वैसा ही होगा। इसीलिए इसी जगह से जब हम बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि
ये तो कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। ये ऐसा नहीं, जितने बढ़ने वाले लोग हैं वो वैसा सोचते हैं, वैसा इमेजिन करते हैं और फिर उनके साथ वैसा। अगर हम बात करें अपने अ, मतलब युवाओं को, तो उनकी सत्संग कैसा है, उनकी दृष्टि कैसी है, ये बहुत महत्व। तो यह नाद जो है, फ्रीक्वेंसी का विज्ञान है, कंपन का विज्ञान है। तो हम गलत चीज़ सोच लें, गलत हो गया, फिर क्या करें? कुछ नहीं, आप भजन करना शुरू करिए, सबसे सरल तो भजन है। हमारे वहाँ प्रारंभ से ही कभी गीता का पाठ, कभी रामायण का पाठ, अखंड रामायण का पाठ, भजन का पाठ, त्योहारों में भजन, ये सब क्या है? ये नाद है। इसको पॉजिटिव नाद कहते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आप जो है अपने घर में तो भजन करवाते हो, रामायण करवाते हो और आप खुद नहीं बैठ पाते हो, आप खुद दूसरों के अतिथि सत्कार में लगे रहते हो। तो आपको कैसे रिलैक्स मिलेगा? तो अगर 1 घंटा है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप करते बहुत हैं। बहुत लोग मैंने देखा है कि हर 2-3 महीने में कुछ ऐसा पाठ करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए, कम से कम जितनी देर का पाठ है, 1-2 घंटा पूरा ध्यानपूर्वक उसमें लग जाइए। जितने भी अतिथि हैं उनको बोल दीजिए, देखिए आके आपको बैठना पड़ेगा। थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन उनको साइंस समझ में आएगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो इसके महत्व को समझिए, वह एक-एक वाइब्रेशन आपकी एक-एक चीज़ को बदल सकता है। अगर आप नकारात्मक हो भी गए तो कोई बात नहीं, आज से अगर आप उसको सही दिशा में लेके जाएँगे, तो इसमें हमने ध्यान भी बनाया है, वाइब्रेशन को ठीक करने के लिए भी है। तो वो ध्यान के रूप में हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो धीरे-धीरे प्रचलित हो रहा है। चूँकि लोगों की समय की व्यस्तता है, उनकी आयु सीमा की अलग स्थिति है। एक छात्र, एक किशोर, एक युवा और एक बुजुर्ग, ये अलग अलग अवस्था के लोग किस तरह से अपने आप को योग विधा में ढालें। उनकी आयु अलग है, उनकी शारीरिक स्थितियाँ, उनके समय की स्थिति, तो वो कैसे ये प्रबंधन करें। बिल्कुल, वैसे तो 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए और वो निकल भी जाएगा। लेकिन जैसे जिस तरह से हम अभी उसमें गए नहीं, अभी हमें लगता है कि ये तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए करना है, तो व्यक्ति छोड़ देता है, चलो दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन सबको ये समझना पड़ेगा, ये दवाइयों वाला खेल नहीं है, ये मन को शांत करने वाला खेल है। जैसे ही आपका मन शांत होगा, आप पॉजिटिव बनोगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, जो काम आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो कई गुना बढ़ जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च पेपर है। तो फिर आपको क्या करना है? तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम, खड़े होने के बाद ऐसे पैरों को चलाना, हाथों को चलाना, तो वो 10 मिनट का करिए। सूर्य नमस्कार सीख लीजिए, 5-10 मिनट वो कर लीजिए। कपालभाति, भ्रस्त्रिका, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, ऐसे 4 प्राणायाम ये कर लीजिए 10 मिनट। तो आपको कितने मिनट है? अगर आपके पास केवल 10 मिनट है, बुढ़ापा है, थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएँ कर लीजिए, थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। लेकिन आप युवा हैं, अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सूक्ष्म क्रिया करके ताड़ासन करिए, त्रियक ताड़ासन करिए, भुजंगासन करिए या सूर्य नमस्कार का पैकेज कर लीजिए, 10 मिनट में हो गया और 10 मिनट भी आपको लाभ देगा। और जिनको लगता है अभी हम थोड़े से ठीक नहीं है, तो प्राणायाम से शुरू कर दें। तो योग करना तो बहुत सरल है, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत में खुद नहीं हो पाता है, तो कोई ना कोई, अभी बहुत सारे योग टीचर बन रहे हैं। हमारे पूरे देश भर में अनेक विश्वविद्यालय हैं जहाँ से लोग एमए, पीएचडी और डिप्लोमा योग में निकल रहे हैं। उनको बुलाइए, आपको सिखाएंगे, एक बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। और ये मेरे से गारंटी से आप लिख लीजिए, आप जरूर है। तो ये सब क्या है कि तो मैं आपको कुछ अपनी चीजें भी शेयर कर दूंगा, जैसे मैंने नाद मेडिटेशन, बहुत इजी है, 2-4 आसन करिए, बहुत इजी है। तो वह लेकिन किसी ना किसी, जैसे योग डे क्यों किया है, जो त्योहार क्यों मान लिया, ये स्वास्थ्य का त्योहार। कहा जाता है कि योग करे निरोग, लेकिन जो लोग निरोगी नहीं हैं, जिनको कोई रोग है, जिनको कोई बीमारी है, और आधुनिक समाज में अनेक तरह की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तो इन रोगों के लिए ये रोग ना हो, और जिनको हैं
उनको रोकने के लिए क्या स्पेसिफिक योग का कोई सिस्टम ऐसा डेवलप है? ये उसी तरह से है कि जैसे हम लोग ये मानते हैं कि हमारे शरीर में गंदगी होने से हम गलत खाते हैं, गलत सोचते हैं, तो हमारे शरीर में गलत तरह के विचार और गलत तरह की गंदगी इकट्ठा हो जाती है। तो अब बीमार अभी तो आप नहीं है, युवा हैं, एनर्जी है, जीवनी शक्ति है, लेकिन आप ये समझिए कि आपके घर के अंदर नाली है, आपके घर के अंदर टॉयलेट है, अगर उसको आप क्लीन नहीं करेंगे तो बदबू देगा, कुछ समय बाद सड़ जाएगा, कीड़े होंगे। यही हमारा शरीर, हमारा शरीर जितना अच्छा दिखता है उतना जो उसकी जो बात जो विषाक्त पदार्थ है वो भी शरीर से बाहर निकलना चाहिए। तो योग ऐसा माध्यम है कि वो बहुत इजी कर देता है इस प्रक्रिया, बहुत आसानी से अंदर की गंदगी बाहर निकल सकती है। आज जो है ये जब क्यों बढ़ रही है कि हम सर दर्द हुआ गोली खा लो, पेट दर्द हुआ गोली खा लो, बुखार आ गया गोली खा लो, वो गोलियां हमारी इस गंदगी को रोकने का काम करती है। तो सावधानी सिर्फ ये है कि आप बात बात में गोली मत खाइए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने योग सीख लिया तो एक तो आपको बीमारी होगी नहीं, अगर हो भी गई तो जैसा तो 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेगा आप ठीक हो जाओ। तो वो जो ठीक होना है वो आपके लिए महत्व। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि योग दिवस हर साल 21 जून को हो रहा है और 2015 से शुरू, तो योग दिवस से योग शिक्षा तक का जो एक सफ़र होना चाहिए कि ये योग की शिक्षा शुरुआत से कैसे हो, और उसको क्यों ना एक पाठ्यक्रम का, शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा, बेसिक एजुकेशन से बनाया जाए। बिल्कुल, ये सरकार जो है इस पे काम कर रही है, एनसीईआरटी में भी, सीबीएसई में भी यह एक प्रक्रिया में आ गया है। बहुत सारी जगह पे अभी 11th और 12th में योग में शिक्षा में इसको आ गया है। योग प्रयोगात्मक रूप से सब जगह काम हो रहा है। तो अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं परिवार से कहना चाहता हूँ कि अगर हम खुद पूरा परिवार बैठ 6 बजे, हमें छोड़ना ही है, आप मत करिए, आप वहां जाके केवल 5 मिनट कुछ पैर ऐर हिला लीजिए, लेकिन मैं योग करने बैठता हूँ योगा मैट में, ऐसा शुरू कर दें तो शिक्षा का फायदा होगा। नहीं तो हमारे वहां तो एक से एक विद्वान लोग हैं और योग में एक से एक अच्छी चीज बोल लेते हैं, बता देते हैं, लेकिन स्वयं नहीं करते। तो मैंने कोई लगता है मैंने कई लोगों को जगाने का काम किया, बस आप कुछ मत करो, सुबह 6 बजे ये कहो कि बस मुझे 10 मिनट, आप बिस्तर छोड़ के बैठ जाओ सारे बच्चों के साथ, आप ओमकार का जाप कर लो, आप 2-3 स्ट्रोक कपाल भाती के थोड़ा सा हाथ पैर हिला लो, ठीक है, और भी कुछ नहीं होता है तो भजन में डांस कर लो, और भी कुछ नहीं होता है तो थोड़ा बॉडी को हिला लो। तो अगर ये भी करना हमने शुरू कर दिया तो भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको लाभ या आनंद तब आने लगेगा जब उसमें हम घुसेंगे। तो जैसे सब्जी बनाते समय सब्जी के शुरुआत में नहीं मजा आता है, जब सब्जी में सब कुछ डल जाता है फिर उसके बाद पकाते हैं तब मजा आता है। ऐसे योग में भी जब पूरा आप आधा घंटा बिताते हैं तब आपको लाभ होता है।